ओके सो नमस्ते बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने नेशनल इनकम को समझा, कॉन्सेप्ट समझा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने मीनिंग पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ा और फीचर्स पढ़े, राइट। आई होप आप सबको कोई डाउट नहीं होगा, भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि नेशनल इनकम का फ्लो कैसा है। हम लोग लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा 2-3 बार फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बार बार आया, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फ्लो है क्या, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हम सब लास्ट लेक्चर में भी देखते आ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट मैटर है वो नेशनल इनकम है। कह रहे बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैक्रो इकोनॉमिक्स का। कैसे? Circular flow of income refers to the process whereby an economy's money receipts and payments flow in a circular manner continuously through time। कह रहे हैं किसी इकोनॉमिक में, किसी अर्थव्यवस्था में रिसीप्स और पेमेंट यानी पैसे आने और पैसे जाने का ये चक्कर है एक तरह का, और यही हमारा सर्कुलर फ्लो है। वापस समझो, refers to the process whereby economy is money, किसी अर्थव्यवस्था में जो पैसे हैं, अर्थव्यवस्था लाइक किसी देश में, मान लो इंडिया है तो इंडिया में जो भी पैसा है वो रिसीव होता है कहीं से, फिर कहीं पे चला जाता है, फिर वहीं से रिसीव होता है, फिर कहीं पे चला जाता है। तो ये एक सर्कल है, क्यों पैसा वहीं गोल 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 घूमता है। कैसे घूमता है हम समझेंगे, ठीक है आगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड फॉर द फॉलोइंग। तो सर्कुलर फ्लो जो है इसके अंदर कौन कौन से लोग कैसे कैसे आ जाते हैं, या कौन कौन से सेक्टर, कब गवर्नमेंट आती है, कब इंडिविजुअल आता है, कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो हम समझेंगे। पहला, टू सेक्टर इकोनॉमी। जब दो सेक्टर को लिया जाए तो इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो कैसा होगा। तो दो सेक्टर में कौन कौन है? हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म, यानी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, और हाउस होल्ड यानी आम जनता कह सकते हो, हाउस होल्ड यानी आम लोग। तो इसको डिनोट कैसे किया गया है? वाई को इनकम से डिनोट किया गया है, नेशनल इनकम से, इज इक्वल टू, ये इनकम पकड़ लो, ठीक है ना, या जो हम सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं वो ले लो, राइट। इज इक्वल टू कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन, ये सी मतलब प्राइवेट कंजप्शन, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों है। प्राइवेट कंजप्शन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन मतलब खर्चा करना, इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का खर्चा ही होता है, ठीक ना। इन्वेस्टमेंट में भी हम पैसा दे रहे हैं और कंजप्शन में भी हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये टू सेक्टर था। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कैसे देखते हैं, कौन कौन होते हैं? हाउस होल्ड, आम जनता, आम लोग, बिजनेस फर्म, बिजनेस इंडस्ट्रीज के लोग, और गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गए इसके अंदर। तो प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, दोनों ही। गवर्नमेंट भी खर्चे करती है इन्वेस्टमेंट में भी, और गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है, जैसे सड़कें बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, राइट, ब्रिजेस बना रही है, मेट्रो बना रही है, बुलेट ट्रेन बना रही है, ये सब खर्चा ही ना गवर्नमेंट का। और जो एक्सपेंडिचर भी है, सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, ये सब खर्चे हैं गवर्नमेंट के। इसको कैसे डिनोट करेंगे? वाई इज इक्वल टू कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, दोनों। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी क्या है? जिसमें हाउस होल्ड, बिजनेस, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट, ये तीनों के साथ साथ फॉरेन सेक्टर भी ला दिया गया है। और फॉरेन सेक्टर का क्या है यहाँ पे? एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो हमने थोड़ी देर पहले सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने समझा था। तो प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का नेट वैल्यू, यानी एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे, जितना हमने बेचा है और दूसरे देशों जितना हमने खरीदा है, दोनों को माइनस करके जो बचेगा वो इन तीनों में जोड़ देंगे, ठीक है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी इन अ टू सेक्टर मॉडल इज एक्सप्लेन बिलो। तो यहाँ पे दो सेक्टर मॉडल को यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया गया है। दो सेक्टर मॉडल कौन से थे? वापस देख लो, ये इसको एक्सप्लेन किया गया। हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म के बीच में कैसे मनी फ्लो होता है, इकोनॉमी कैसे फ्लो हो रही है, उसको समझाया गया। जरा समझना बहुत अच्छा है ये। तो टू सेक्टर
एक सेकेंड। So there are two sectors, household and firms. It divides the diagram into two parts. The upper half represents the factor market and the lower part represents the commodity market. ठीक है, तो थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ। तो टू सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो, नेशनल इनकम। समझो जरा इसको, यहाँ पे देखो चार्ट देखते हैं। चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या नजर आता है, यहाँ लेफ्ट साइड में हाउस होल्ड है। आप इस हाउस होल्ड को सोसाइटी कह सकते हो, एक नॉर्मल सोसाइटी। फर्म बिजनेस इंडस्ट्रीज, बिजनेस या इंडस्ट्रीज ऐसा आप मान लो। यहाँ पे दो दो तरह का फ्लो है, तो हम लोग टू सेक्टर फ्लो पढ़ रहे हैं ना, तो दो तरह के फ्लो नजर आएंगे आपको। तो सबसे पहले अपर वाले में चलते हैं। अपर वाले में क्या हो रहा है, सोसाइटी से फ्लो होता है। सोसाइटी से कहाँ जा रहा है, बिजनेस फर्म की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, लैंड जाता है, लेबर जाता है, कैपिटल जाता है और इंटरप्राइजेस जाता है। इंटरप्राइज का मतलब है आप ओनर ले सकते हो, जो प्रोप्राइटर होता है उसको ले सकते हो, राइट। तो सोसाइटी से बिजनेस को क्या मिलती है, जो एक कंपनी है जब वो बिजनेस ओपन करती है तो सोसाइटी क्या देती है उसे, उसे जगह देती है, उसे लेबर देते हैं, एम्प्लॉय देते हैं काम करने वाले। सोसाइटी ही कैपिटल देती है, पैसा। शेयर मार्केट में पैसा कौन डाल रहा है, हमें डाल रहे हैं। और वहीं से ओनर निकल के आता है। थोड़ा नेचुरली समझना, मैं आज एक इंडिविजुअल हूँ, मैं टीचर हूँ, कल को मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं आज सोसाइटी का पार्ट हूँ। और सोसाइटी में से ही कोई उठता है जो इंटरप्राइज होता है, यानी ओनर होता है। वही सोसाइटी से क्या लेता है, लैंड लेता है, लेबर लेता है और कैपिटल लेता है और एक बिजनेस स्टार्ट करता है। क्या करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, राइट। ठीक ना। तो हाउस होल्ड से क्या मिला इसको, लैंड मिला, जमीन मिली, लोग मिले काम करने के लिए, पैसे मिले। और इंटरप्राइजेस, मैनेजर मिला, मैनेजमेंट मिले या ओनर मिले बिजनेस को चलाने के लिए। बिजनेस ने क्या किया रिटर्न में, बिजनेस से क्या फ्लो हुआ फिर हाउस होल्ड की तरफ। देखो हाउस होल्ड की तरफ क्या फ्लो हुआ यानी सोसाइटी की तरफ क्या गया, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी सिंपल। ये कंपनी क्यों बनाई गई थी, गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए। गुड्स सर्विसेज बनाने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे, यानी प्रोडक्शन करने के लिए, सर्विसेज बनाने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए थे, कह सकते हो रॉ मटेरियल चाहिए थे, लोग चाहिए थे, जगह चाहिए थी, वो किससे मिला, सोसाइटी से। सोसाइटी से गया इनके पास। फर्म ने फिर रिटर्न में क्या दिया उनको, फर्म ने उन्हें रिटर्न में दिया गुड्स एंड सर्विसेज। जो आज हम टी शर्ट पहनते हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, जो भी कुछ देख लो, आज दुनिया भर की चीज़ें, इंटरनेट है, सब कुछ है, राइट। वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, वो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फ्लो हो रहा है। एक सेकेंड। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। तो हमने समझा कि एक फ्लो जो है वो किस तरह का है, कि सोसाइटी से क्या जाता है, सारे रिसोर्सेज जाते हैं फर्म के पास, और फर्म क्या करता है, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और वो फ्लो कहाँ होता है, सोसाइटी में। यही हो रहा है, राइट। और एक दूसरा फ्लो भी है पैसे का। ये तो रिसोर्सेज हो गए, ये इन्होंने रिसोर्सेज दिए, उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दिए। एक फ्लो पैसे का है, कैसे, सोसाइटी क्या करती है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं सोसाइटी के, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं किस पे, कंजप्शन पे। क्या करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज यूज करने के लिए। एक फ्लो ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और यही पैसे का इस्तेमाल करके फर्म फिर क्या देता है सोसाइटी को, इनकम देता है, रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। बोलोगे सर कुछ समझ नहीं रहा है, चलो बताते हैं।
समझना इसको। ये आई थिंक समझ गया पहला फ्लो। हो कह रहा है कि इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज हमें बेचा और हमने बदले में क्या दिया इनको, मनी, पैसे दिए ना। तो ये फ्लो तो समझ में आ गया, पैसे यहाँ से आ गए। ये यही हो रहा है ना, हम दुकान में जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है, जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी के पास, ठीक है। अब वो पैसा सोसाइटी में कैसे आता है। अब मुझे एक बात बताओ कि कंपनी जो जमीन इस्तेमाल करे, लैंड, तो लैंड के लिए क्या देगी, रेंट देगी, ठीक ना। कंपनी में जो लेबर काम कर रहे हैं उनको क्या देगी, वेजेस से सैलरी देगी, लेबर या एम्प्लॉय। कंपनी जो पैसा इस्तेमाल करेगी, कैपिटल, वो लोन पे ही मिलेगा, फ्री में तो कोई पैसा देता नहीं, उसके बदले में क्या देगी, वो इंटरेस्ट देगी। और कंपनी में जो मैनेजर काम कर रहे हैं, ओनर काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो जो पैसा यहाँ जाता है वो कंपनी से इन सब रूप में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में किसके पास आता है, सोसाइटी के पास। क्यों सोसाइटी के पास आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में से ही रिसोर्सेज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने पढ़ा ना, सोसाइटी में से ही लैंड इस्तेमाल हो रहा है, तो लैंड के बदले क्या देंगे, रेंट देंगे। सोसाइटी से ही लेबर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या देंगे, लेबर को वेजेस देंगे। सोसाइटी से ही पैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो इंटरेस्ट या डिविडेंड देंगे। और सोसाइटी से ही मैनेजर्स और ओनर्स जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। तो इस तरह से ये टू सेक्टर फ्लो का चार्ट है। एक तो हमने रिसोर्सेज के बारे में समझा कि कैसे रिसोर्सेज फ्लो होते हैं यहाँ से यहाँ पे, फिर उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमें कुछ अलग देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने क्या समझा, पैसे का फ्लो। एक फ्लो पैसे का इस तरह से हो रहा है, हम सोसाइटी क्या करती है, कंजप्शन करती है, तो पैसे देती है फर्म्स को। फर्म क्या करते हैं, उसी पैसे का इस्तेमाल करके सोसाइटी को वो चीज़ें वापस से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं आगे, आई होप समझे होंगे चार्ट। सो इन द वो फिगर, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। दिखा ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली चीजें। प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हेल्प करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, ये हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। The firm uses these factors of production to produce goods and services required by the household. और फर्म क्या करता है, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है जो हाउस होल्ड को चाहिए। अरे सीधी सी बात है, कंपनियां प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगी, जो सोसाइटी को चाहिए होगा, कंज्यूमर को चाहिए होगा, लोगों को चाहिए होगा। कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बनाएंगे ना, बेचेंगे कि जो इनको चाहिए ही नहीं, ठीक है। फिर thus goods flow from household to the firms, so thus goods flow from the household to the firms and from the firms back to the household. It is called product flow. Yes, it is called product flows. तो पहले वाले चक्कर में हमने क्या देखा, पहले वाले चक्कर में ये देखा, एक तरह समझ लो ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज किसने किसको दिए, फैक्टर्स प्रोडक्शन किसने किसको दिए, फर्म को दिए। फर्म ने क्या दिए, गुड्स एंड सर्विसेज दिए। तो ये फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोडक्ट में आप लैंड को भी ले लो, लेबर को भी ले लो, कैपिटल को भी ले लो, एंटरप्रेन्योर को भी ले लो, ठीक है। फ्लो ऑफ थिंग्स कह लो आप, यानी चीज़ों का फ्लो हुआ। कुछ हाउस होल्ड ने दिया, सोसाइटी ने दिया फर्म को, और फिर फर्म क्या कर रहा है, सोसाइटी को वापस से गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में दे रहे हैं। इन द सेम वे money flows from the firm to household in the form of factor payment, that is rent, wages, interest and profit. और उसी तरह से हमने क्या देखा कि फर्म से हाउसहोल्ड की तरफ क्या हो रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जा रहा है। पैसा जो है इस रूप में जा रहा है सोसाइटी में, और हाउसहोल्ड यूज दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउसहोल्ड क्या करते हैं, वही पैसा किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बनाए हैं उनको खरीदने में। यानी पैसा जो है वापस से किसके तरफ जा रहा है, फर्म की तरफ जा रहा है। दस मनी फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड फ्रॉम हाउस होल्ड टू द बैक टू द फर्म। इट इज कॉल्ड मनी फ्लोज। तो समझना है, पैसे का फ्लो अलग है और रिसोर्सेज का फ्लो अलग है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो अलग है, ठीक है। So in the circular flow of income, production generate factor income
विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। तो इस सर्कुलर में हमने क्या समझा कि प्रोडक्शन ने जनरेट किया इनकम विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। तो किसी के लिए वो विच इज, ये सब इस्तेमाल करके हमने क्या किया, ये प्रोड्यूस किया, लेकिन ये प्रोड्यूस करने के लिए हमने इन सब पे खर्चा किया। खर्चा क्या किया, ये, तो ये प्रोड्यूस करने के लिए ये खर्चे हो गए, यही कह रहे हैं, ठीक है। So this is flow of income continuous as production is the continuous activity due to never ending human wants. It makes the flow of circular income. तो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है कि भाई this flow of income continues as production is continuous activity due to never ending human want. तो ये इनकम जो कंटिन्यू सर्कुलर मोशन में चल रहा है ये हमेशा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वांट कभी एंड ही नहीं होगा। लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ना, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, हर उम्र में कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या हो रहा है, बदलते रहता है कंटिन्यू, चाह बदलती रहती है लेकिन चाहिए ना। यानी प्रोडक्शन कभी नहीं रुकेगा, प्रोडक्शन कभी नहीं रुकेगा तो रिसोर्सेज का फ्लो कभी नहीं रुकेगा। यानी सोसाइटी से हमेशा फर्म की तरफ रिसोर्सेज जाते रहेंगे और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फर्म हमेशा सोसाइटी को कुछ ना कुछ देता रहेगा। सोसाइटी वो खरीदेगी और पैसे कहाँ जाएंगे, फर्म के पास। फर्म क्या करेगा, उन पैसे को इस्तेमाल करके और प्रोडक्शन करेगा। तो ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस सर्कुलर फ्लो है जो हमने समझा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो हमने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट में 3 सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो दिया है। अंडर 3 सेक्टर मॉडल गवर्नमेंट सेक्टर इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग 2 सेक्टर्स। तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म को देखा, इसी सर्कुलर फ्लो में हम गवर्नमेंट को भी ऐड कर देंगे अगर 3 सेक्टर मॉडल की बात होगी तो। और जब 4 सेक्टर मॉडल की बात होगी तो इसमें हम हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट तो होंगे होंगे, साथ में हम फॉरेन सेक्टर को भी ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, फॉरेन सेक्टर को। 3 में फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर मतलब वही एक्सपोर्ट और सॉरी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यही होगा, या M माइनस I, ठीक है। सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम समझनी है, बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अलग अलग एंगल है नेशनल इनकम को समझने का, तो बस पढ़ने की नजर से देखेंगे, ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे। फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला है GDP, सबसे फेमस कॉन्सेप्ट। अब कभी भी किसी भी देश के NI को कैलकुलेट करोगे या वहाँ की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को देखोगे तो हमेशा वहाँ की GDP को कैलकुलेट किया जाता है। GDP को ही ध्यान रख के बातें की जाती हैं, देश की GDP कितनी है, GDP कम हो गई, GDP ज़्यादा हो गई, अमेरिका की GDP, हमेशा हर जगह GDP ही कैलकुलेट किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन हम GDP ध्यान देते हैं। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ग्रॉस का हमेशा मतलब होता है कि उसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना है, ठीक है ना। आपने कॉमर्स वाले बच्चों ने बुक कीपिंग यानी अकाउंट्स में पढ़ा होगा ऐसे बहुत बार। तो ग्रॉस का मतलब होता है हमेशा इसमें से कुछ माइनस करना, और जनरली ग्रॉस का मीनिंग होता है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, यानी कुछ ऐसी वैल्यू जो अब नहीं है उसे माइनस करते हैं। तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक, देश के अंदर ही बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या क्या चीजें ली जाती हैं GDP में, ध्यान देना। इस पे इतना थियरी पे इतना ध्यान नहीं देना जितना फॉर्मूले पे ध्यान देना, ध्यान दो। सी मीन्स प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन यानी सोसाइटी वाले। आई, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, देश के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना है, डोमेस्टिक सिर्फ इंडिया का, इंडिया में, राइट। जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी कंजप्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे गवर्नमेंट की कंजप्शन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है इस जी में। तो ये प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, ये सब जोड़ा जाएगा और उसमें प्लस किया जाएगा लास्ट में X माइनस M, यानी नेट एक्सपोर्ट वैल्यू। नेट एक्सपोर्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, जितना हमने सामान बाहर देशों में बेचा है, एक्सपोर्ट किया है, सप्लाई किया है, उसमें से इंपोर्ट माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इंपोर्ट माइनस कर देंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में, मान लो एक्सपोर्ट 20,000 का हुआ है और इंपोर्ट 10,000 का हुआ, यानी 10,000 का सामान हमने मंगाया, 20,000 का सामान भेजा है, तो 20 में से 10 माइनस हो जाएगा, यानी नेट वैल्यू कितनी आएगी, 10,000। तो ये 10,000 जुड़ेगी यहाँ पे CIG में, ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह से GDP कैलकुलेट होती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आपको बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सी मतलब प्राइवेट कंजप्शन, यानी
जिसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है, प्राइवेट लोग, हम जैसे लोग, आम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हम जैसे लोग भी और बिजनेस वाले भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट की भी चीज़ें जोड़नी है, गवर्नमेंट का कंजप्शन और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, राइट। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस आएगा, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे, जो वैल्यू होगी, तो सबको जो जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा जीडीपी, ठीक है। अब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऊपर था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द नेट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नेट है, ग्रॉस नहीं लिखा है, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें से कुछ नहीं करना है, हमें माइनस करना है जो भी जीडीपी यानी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जीडीपी में डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे। ये फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो एक्चुअल में नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम में, हम उसमें से क्या करते हैं, नेशनल इनकम में से हम वो वैल्यूज माइनस कर देते हैं जो अब नहीं है। मैंने आपको लैपटॉप का एग्जांपल दिया था कि मान लो जो लैपटॉप पिछले साल 30,000 का था, अब वो ऑब्वियसली 30,000 का नहीं होगा, कुछ तो वैल्यू कम होगी ना उसकी, तो जो भी वैल्यू कम होगी उसको माइनस कर देंगे। लाइक मान लो 5,000 कम हो चुका है, तो अब उसकी वैल्यू कितनी है 25, तो ये 5,000 माइनस करेंगे। तो 5,000 माइनस करने के पहले ये ग्रॉस डोमेस्टिक था, ये ग्रॉस था, इसको ग्रॉस बोलते हैं। तो अगर इस भाषा में कहूँ तो ये जीडीपी था, और जब 5,000 माइनस कर दिया यानी उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो अब जो वैल्यू है ये नेट वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, इसे कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक ना। तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है सर्विसेज से, उनमें से उनका डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। पूरे देश में जितने भी प्रोडक्शन हुए, जितने भी गुड्स थे, उसमें से उनकी जो भी डेप्रिशिएट वैल्यू है वो माइनस कर देना, ठीक है ना। थर्ड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल, डोमेस्टिक नहीं लिखा, नेशनल लिखा है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स द ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन ए ईयर विच इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, यानी मार्केट के हिसाब से प्राइस। तो देखो ये जो थियरी लिखी है ना सब में, ये लगभग सेम नजर आ रही है, कुछ अलग अलग नजर नहीं आ रहा है। तो आप सबसे ज़्यादा फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान रखोगे तो आपको चीज़ें अलग अलग नजर आएंगी। तो क्या है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट, राइट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस, और उसमें भी प्लस करना है रिसिप्ट और पेमेंट, यानी फॉरेन रिसिप्ट कितना हुआ है और पेमेंट कितना हुआ है। देखो ध्यान दो, चीज़ों को समझो। मान लेते हैं कि 20,000 एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, इंपोर्ट हुआ 10,000, तो ये पैसे आए ये नहीं लिखा है, ये बस इतना इतना सामान गया है, इतना सामान आया है, ये लिखा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 10,000। पैसे बाकी हैं, सिर्फ सामान भेजा है, सामान लिया है। पेमेंट कितने कितने हुए हैं इसमें से, तो मान लेते हैं एक्सपोर्ट का पेमेंट हुआ है 5,000 और इंपोर्ट का पेमेंट नहीं, एक्सपोर्ट का पेमेंट मान लेते हैं 15,000 हुआ है, 20 में से 15,000 आए हैं, और इंपोर्ट का पेमेंट जो है इसमें से हमने 5,000 सिर्फ दिए हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये रिसिप्ट हो गया, पैसे आए, एक्सपोर्ट किया तो पैसे आए, और ये पेमेंट किया, दोनों के बीच का डिफरेंस 10,000। तो ये जुड़ जाएगा, तो ये 10,000 जुड़ेगा और ये 10,000 जुड़ेगा। ध्यान देना, ये एक्सपोर्ट का 10,000 हो गया, अलग हो गया, और इन सब फिर इनका पेमेंट कैसे कैसे आया, कितना बाकी है, उनका डिफरेंस। सिंपल भाषा में रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन से जो पैसे आए वो, और फॉरेन में जो पेमेंट किए वो, दोनों का माइनस, जितना पैसा आया उसमें से जितना पेमेंट किया वो माइनस कर देंगे। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलग है, जितना सामान भेजा है और जितना सामान मंगाया है उसका माइनस अलग, ठीक ना। तो इतनी सारी चीज़ें करेंगे तब जाके बनेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। लास्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसका ही नेट वैल्यू है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक साल के अंदर। तो इसमें से क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, यानी जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो जीएनपी, तो इस जीएनपी में क्या क्या है, सी यानी क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, प्लस इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस, और प्लस पैसे जो आए रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस, और इसमें से यानी इन सब में से माइनस करेंगे
डेप्रिसिएशन। बस इतनी सी बात है, ये हमारा बन गया फॉर्मूला इस तरह से। क्योंकि जो ये एनएनपी है उसका फॉर्मूला क्या है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी ये सब है तो इनमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, बस इतनी सी बात। ठीक, तो बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये। अलग अलग आप कह सकते हो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक तरीका है, कॉन्सेप्ट है देखने का, ठीक है ना। इसमें से गवर्नमेंट एक ही को इस्तेमाल करती है। जैसे जहाँ तक अभी तक गवर्नमेंट इस्तेमाल करते है, ये वो जनरली जीडीपी है, जीडीपी के हिसाब से गवर्नमेंट चलती है हमारे इंडिया में खासकर, ठीक ना। एक और अलग से छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रीन जीएनपी ये क्या है? It is defined as green GNP is an indicator of sustainable use of natural resources and equitable distribution of benefits of development. तो आजकल ग्रीन जीएनपी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसे भी ध्यान में दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हमें सस्टेनेबल यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज का। क्योंकि कैसा होता है, आजकल बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं एनवायरनमेंट को लेकर, राइट। ये पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, पृथ्वी तबाह हो रही है वगैरह वगैरह। हम देखते हैं समुद्र में बहुत सारे लाखों करोड़ों टन कचरे हमेशा जा रहे हैं, समुद्री जीव डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है। तो अब जाके जो समाज है, थोड़ा समाज ने देखा कि हाँ इतना प्रॉब्लम हो रहा है, सारी कंट्रीज ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया है। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसे भी कैलकुलेट करेंगे कि हर साल हम कितना नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज सब जगह सही से बटे हैं या नहीं बटे हैं। तो इन्हें कैलकुलेट करने के लिए, इनको भी ध्यान में रखने के लिए ये बनाया गया है। ध्यान में क्यों रखना है? ताकि बिना नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म किए, बिना नेचुरल रिसोर्सेज को तंग किए, बिना उनको डिग्रेड किए हम डेवलपमेंट कर सकें, बिना उनके कुछ भी खराब किए नेचुरल रिसोर्सेज को। सीधा हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। क्या है ग्रीन जीएनपी का कैरेक्टरिस्टिक? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल, सतत, यानी डेवलपमेंट तो करना है लेकिन कुछ नुकसान करके नहीं। दैट इज डेवलपमेंट विच शुड नॉट कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरणीय ह्रास नहीं होना चाहिए, पर्यावरण डिग्रेड नहीं होना चाहिए। और बिना पर्यावरण को डिग्रेड किए, यानी बिना पॉल्यूट किए, बिना पॉल्यूशन के, बिना नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर दोहन के, ओवर यूज के, हमें क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, राइट। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट टू इट्स डेवलपमेंट। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बेनिफिट का मतलब ये कि कहीं देखो नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहीं कम है, तो कहीं पे ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, कहीं पे कम इस्तेमाल हो जाए, ऐसा नहीं। सबको उसका बराबर लाभ मिलना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब में होना चाहिए। पूरे अर्थ की बात हो रही है एक तरह से देखा जाए तो। आप कंट्री लेवल पे भी देख सकते हो, ठीक है। प्रोमोट इकोनॉमिक वेलफेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि पृथ्वी की लाइफ और बढ़े। अगर हम पॉल्यूशन को, इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को, जानवरों को, उनके रहन सहन की स्तरों को, जंगलों को, अगर इन सबको इग्नोर करते चलेंगे और ऐसे ही सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे तो पृथ्वी जल्दी खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो आपको समझेगा। एक छोटा सा जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा, अर्थ फॉर्म ले लो, कोई भी छोटा सा, वो उसका होना बहुत ज़रूरी है हमारे होने के लिए। एनवायरनमेंट का भी पढ़ना तो उसमें, या मैं कभी एनवायरनमेंट का लेक्चर लूँगा तो उसमें बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आज अगर आप सारे जानवरों को मार दो तो आप भी मर जाओगे। तो बोलोगे कैसे? तो वो बताने का इतना टाइम नहीं है, हम कभी समझेंगे, लेकिन ये है बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सब चीज़ों का, ठीक ना। तो बेहतर यही है कहने का मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल भी डिग्रेड ना करें, बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपर मेंटेन करें, पॉल्यूशन कम करें। इसीलिए ग्रीन जीएनपी लाई गई, ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है इसका? तो ग्रीन जीएनपी का फॉर्मूला है जीएनपी, यानी ये माइनस करना है इसमें से नेट फॉल इन स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। हर साल कुछ ना कुछ नेचुरल कैपिटल कम हो रहा है, तो उसका टोटल प्लस पॉल्यूशन लोड, कितना पॉल्यूशन बढ़ा है उसका टोटल, दोनों टोटल करके जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा हमने कितना ग्रोथ किया है या कम ग्रोथ किया है, ठीक ना।
चलो ओके, सो लेक्चर यहीं एंड करते हैं, छोटा सा लेक्चर रखते हैं, और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें 3 मेथड हैं और हम आगे समझेंगे। चलो, थैंक यू।